नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच बीए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खगड़िया के असिस्टेंट प्रोफेसर और रंगकर्मी श्री हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने पारसी रंगमंच से शुरुआत कर आधुनिक रंगमंच में कई नाटकों में अभिनय किया और निर्देशन का कार्य किया है। तो आइए मिलते हैं हरिशंकर गुप्ता जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। हरिशंकर जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को भी। रंगमंच में आगमन आपका कब और कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहूँगी। रंगमंच में हमारी शुरुआत तो देखा जाए तो बचपन से ही हो गई थी। एक्चुअली मैं क्लास 7 में था और रंगमंच से मेरे जुड़ाव का भी एक बड़ा सुंदर वाकया है जी। मैं सुबह के 10 बजे अपने घर से हाई स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा था और घर से निकल के नेशनल हाईवे पे आने के बाद वहाँ से हम लोग बस में बैठ के अपने हाई स्कूल जाते थे। तो बस के इंतज़ार में खड़ा था, बिल्कुल एक अनजान और परिचित व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मेरा नाम अता पता पूछा और उनका सीधा सा प्रश्न हुआ कि क्या तुम नाटक करोगे। मैं तो बिल्कुल क्या बताऊं उस समय की फीलिंग्स, नाटक मैंने कभी किया नहीं और अचानक से ये प्रश्न क्या तुम नाटक करोगे। मैंने कहा नाटक मैंने कभी किया नहीं और मुझसे नाटक होगा भी नहीं जी। मैं नहीं कर पाऊंगा। बट उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं तुम कर लोगे, बशर्ते कि तुम अपनी स्वीकृति दो। तो मैं क्लास 7 में था, मैंने खुद से निर्णय नहीं लिया, मैंने अपना निर्णय अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा, अगर वो स्वीकृति देते हैं तो फिर देखा जाएगा जी। बात आई गई हो गई। हम स्कूल चले गए, घर आए। स्कूल से आने के बाद जो होता है खाना खेलना ये सब हो रहा था। अचानक से रात को 9 बजे एक व्यक्ति हमारे घर आते हैं मुझे बुलाने और फिर कहते हैं कि आप चलो रिहर्सल के लिए उसी दिन। तो मैंने फिर पिताजी से बात की तो उन लोगों की बात दिन में ही हो चुकी थी और उनकी स्वीकृति मिल चुकी थी। तो फिर मैं वहाँ से रात के 9 बजे पहली बार घर से रिहर्सल के लिए निकला। ये घटना एक्चुअली मेरे गांव की है, जहां दुर्गा पूजा के अवसर पे नाटक 4 दिन की प्रस्तुति वहां वो लोग करने वाले थे और ये 1985 की बात है जी। तो वहां से मेरी रंगमंच की शुरुआत हुई और अभी तक रंगमंच कर रहा हूँ। हरिशंकर जी, पार्शियन रंगमंच और आधुनिक रंगमंच में कितना अंतर है? पार्सियन शैली का जो रंगमंच है और अभी जो आधुनिक शैली का रंगमंच जी। आफ्टर ऑल दोनों तो रंगमंच ही है। बहुत सारी चीज़ें दोनों में सामान्य है। यहाँ भी अभिनेता है, अभिनय है, वहाँ भी अभिनेता होते हैं, अभिनय होता है, स्क्रिप्ट होता है। बट पर्शियन शैली में मूलभूत जो अंतर हम लोगों ने देखा है यह है वो है कि जो पर्शियन स्टाइल के रंगमंच होते हैं जी। उसमें कलरफुल बहुत सारे पर्दे होते हैं। अभिनेताओं का जो वस्त्र विन्यास होता है, कॉस्ट्यूम जिसे बोलते हैं, वो बहुत ताम झाम तर्क भरक वाला होता है। उनके जो संवाद अदायगी के तौर तरीके होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं जी। और आधुनिक रंगमंच में ये सब सारी चीज़ें वास्तविकता के करीब होती है जी। आधुनिक रंगमंच की जो प्रस्तुति होती है उन शैलियों में आपको दिखेगा अभिनय कि वो रियलिस्टिक अप्रोच का होता है, वो बिल्कुल लगेगा कि वो वास्तविक है। जी। और पर्शियन स्टाइल के रंगमंच में है कि वो अतिरंजना ज़्यादा होती है जी। उसको आप मेलो ड्रामेटिक्स भी कह सकते हैं। जी। तो ये मूलभूत अंतर है आधुनिक रंगमंच और पर्शियन शैली के रंगमंच में। जी। हरिशंकर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने 7वीं कक्षा में जब आप थे तो आप रंगमंच से जुड़े, तो उस समय पहला अनुभव बतौर आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट कैसा रहा आपका अनुभव?
बहुत, मतलब उसको क्या शब्द मैं दूं उस अनुभव को, अभी शब्द कम पड़ जाएंगे। प्रथम बार मैं नाटक में गया, करीब 25-30 लोगों के बीच, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा, और वो मेरा नाटक था पहला भक्त मौरध्वज, जी। जिसमें मैं मौरध्वज के पुत्र का, ताम्रध्वज का अभिनय करने वाला था। और वो भी बहुत चैलेंजिंग, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। उसमें एक वाकया है, और पर्शियन रंगमंच की ये सब खासियत भी है। उसमें एक वाकया है कि ताम्रध्वज को 4 ब्राह्मणों के कहने पे बीच से आरी से चीरा जाता है, काटा जाता है। जी। तो हमने भी प्रयोग किया, बहुत रोमांचित भी था। वो स्लाइन सेट का वो पाइप लिया, बैलून लिया, उसमें रंग भरा, यहाँ पे फिर कर्लिंग वाला बाल लगाया गया, फिर बड़ा सा जो पेड़ काटने वाला आरा होता है, उससे फिर मुझे काटने का वो अभिनय हुआ और ब्लड निकल रहा था। बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और उस नाटक से मेरी शुरुआत हुई, और मैं 1998 तक जी। प्रतिवर्ष नियमित रूप से नाटक करता रहा जी। अपने गांव में। और 98 से पूर्व ही हमारा जुड़ाव भारत ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से जी। आधुनिक रंगमंच से 1996 से हुआ, और फिर वहां से हम आधुनिक रंगमंच में जुड़ते चले गए। जी। अपनी रंगमंचीय उपलब्धि के बारे में हमें बताएं। रंगमंचीय उपलब्धि तो कुल मिला के यही कही जा सकती है कि 1985 से लेकर के आज तक लगातार जी। मैं रंगमंच करता आया हूँ, और रंगमंच की ही देन है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। जी बिल्कुल। आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। और रंगमंच में हमने अभिनय भी किया शुरुआत के दिनों में, और फिर निर्देशन भी किया। रंगमंच के ही माध्यम से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, और अभी रंगमंच से ही पीएचडी भी कर रहा हूँ। वाह। और उसी की देन है कि आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे एक कॉलेज में काम भी कर रहा हूँ। जी। तो ये सारा कुछ रंगमंच की ही देन है। आपने बताया कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एक ट्रेनिंग कॉलेज में कार्यरत हैं, तो वहाँ बच्चों का रंगमंच के प्रति कितना लगाव है? अब बेसिकली रंगमंच के प्रति लगाव कमोबेश तो सभी लोगों में होती ही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जी। आपके कहने का तात्पर्य है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ के बच्चों का या अन्य दूसरे जगह वहाँ के बच्चों का या अन्य दूसरे जगह बच्चों का? आज के दौर में देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जिनका रंगमंच के प्रति जुड़ाव है, लगाव है। कुछ लोगों का है भी, तो वो रंगमंच को एक माध्यम मानते हैं किसी चीज़ को पाने का। और कमोबेश वही स्थिति हमारे महाविद्यालय में भी है कि रंगमंच उनको पढ़ना है तो वो पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं वहाँ भी अच्छे जिनका रंगमंच के प्रति झुकाव है, लगाव है, वो रंगमंच करना भी चाहते हैं। जी। अभी आपने बताया, बातों बातों में आपने बताया कि आप निर्देशन भी किए हैं, तो अपनी निर्देशन के कार्यों के बारे में कुछ बताएं। नाट्य में निर्देशन मुख्य रूप से मेरा जो आधुनिक रंगमंच से जो जुड़ाव हुआ, जी, मैं सर्वप्रथम भारत ज्ञान विज्ञान समिति के बैनर तले नुक्कड़ नाटक किया करता था, और 3-4 वर्षों तक सैकड़ों प्रस्तुतियां मैंने नुक्कड़ नाटकों की। फिर मुझे पता चला कि बेगूसराय ज़िले में विजय सिंह पाल हैं जी, जो कि बहुत बड़े निर्देशक हैं रंगमंच के, और वो फिल्म से भी उनका जुड़ाव है। तो फिल्म, थिएटर, ये सारी चीज़ें मुझे खींच करके गांव से बेगूसराय तक लाया, और अभिनय से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन काम करने के दौरान ही संगठन के साथ
बहुत सारे वैसे मुकाम आए जिसने मुझे दल का नेतृत्व और निर्देशन की ओर झुकाया, मुखातिब किया। जी। और फिर धीरे धीरे मैं निर्देशन की ओर भी प्रवृत्त हुआ। मैंने अमली, थैंक यू बाबा लोचन दास, चरण दास चोर, सैया भय कोतवाल, झटपट रामायण आदि नाटकों में अभी निर्देशन भी किया है। जी। और आज के दौर में मैंने तो अभिनय छोड़ ही दिया, करीब करीब निर्देशन ही कर रहा हूँ। हमारा एक ग्रुप भी है नवोदित के नाम से, जी। और हम अपने दल के साथ बराबर नाटक की प्रस्तुतियाँ करते रहते हैं। जी। अभी नुक्कड़ नाटक की जहाँ तक बात है, तो एक अभिनेता के लिए नुक्कड़ नाटक कितना सहायक है? नुक्कड़ नाटक को एक अभिनेता का जन्मदाता माना जाता है। अगर एक अभिनेता बनना हो, एक अच्छा अभिनेता बनना हो, तो नुक्कड़ नाटक ही एक शैली है जो कि अभिनेता को पैदा करती है, जन्म देती है। जी। तो नुक्कड़ नाटक अभिनेता बनाने में बहुत ही सहायक है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में दर्शकों से सीधा आमना सामना होता है। मंचीय प्रस्तुति में अभिनेता और दर्शकों के बीच एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है। जी। परंतु नुक्कड़ प्रस्तुति में दर्शक और अभिनेता के बीच कोई दूरी नहीं होती है, बिल्कुल आमने सामने आंखों में आंख डाल करके वो बात करती है। और इसीलिए नुक्कड़ नाटक को अभिनेता की जन्मदात्री भी मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। निर्देशन की जहाँ तक बात है, तो आपने, जहाँ तक मुझे पता है कि आप जी टीवी में भी बहुत सारे ऐसे शो हैं जिसको आपने निर्देशित किया है एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में, तो उसके अनुभव के बारे में कुछ बताएं। मैं 2005 में मुंबई गया था। उस दौर में जहां हम बेगूसराय में नाटक कर रहे थे, तो नाटक करते करते लगा कि अब यहाँ से कुछ और दूसरी जगह आगे जाना चाहिए, अपने लिए कुछ और तलाश होनी चाहिए। तो मैं 2005 में मुंबई गया और वहाँ मैंने डायरेक्शन का फील्ड चुना अपने लिए। और डायरेक्शन के फील्ड में अप्रेंटिस से काम प्रारंभ करके जी। एज ए मुख्य सहायक निर्देशक मेरा पहला सीरियल रावण था, जो कि जी टीवी पे प्रसारित हुआ। और वो रावण सीरियल मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। उसमें मैंने जो उनकी रिसर्च की टीम थी उनके साथ भी काम किया, और फिर निर्देशन की जो टीम थी उनके लिए भी काम किया। और वो मेरा अनुभव बहुत ही जीवन का सुनहरा अनुभव रहा है। जी। फिर मैंने जी टीवी के लिए ही एक और धारावाहिक झांसी की रानी, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। जी। हमने बच्चों के लिए एक सीरियल बनी थी जोरान करके, हंगामा चैनल पे उसका प्रसारण हुआ था। जी। उसमें भी मैंने काम किया। तो 2005 से लेकर के 2011 तक हमारा फिल्म और सीरियलों का काम रहा है। जी। 2011 के बाद फिर हम पारिवारिक कारणों से घर आ गए और फिर दोबारा मुंबई में गया नहीं लौट के। जी। और अभी मैं बिल्कुल बस सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही कर रहा हूँ। जी। बेगूसराय की जो रंगमंच स्थिति है वो तो खैर किसी से छुपी नहीं है, तो आप और आपकी टीम बेगूसराय के रंगमंच के लिए क्या कर रही है? और जहाँ तक बेगूसराय के रंगमंच की बात है, तो अगर पूरे हिंदी पट्टी के रंगमंच को देखा जाए तो बेगूसराय का रंगमंच बहुत ख़राब भी नहीं है जी। और बहुत बेहतर भी नहीं है। सन 2003 में जो दौर था बेगूसराय में रंगमंच का, बहुत सारे युवा लड़के बहुत जोशो खरोश के साथ रंगमंच से जुड़े थे। और उस समय नई नई ही हमारी संस्था का गठन भी हुआ था। हम लोगों ने एक नाटक किया था युधिष्ठिर विलाप जी। जिसकी प्रस्तुति हम लोग भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में किए थे। और वो बेगूसराय ज़िले के लिए गौरव की बात रही है कि युधिष्ठिर विलाप नाटक बेगूसराय ज़िले से पहली प्रस्तुति थी जिसने भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में शिरकत की थी। जी। वाह। और
उस परिस्थिति में मैं एज ए अभिनेता, एज ए टीम मैनेजर, सेक्रेटरी इन्वॉल्व रहा। वहाँ के बाद से कुछ दिनों तक वो स्थिति बेगूसराय में बनी रही। धीरे धीरे अभी का जो दौर है जी रंगमंच के लिए बिल्कुल संक्रमण काल कहा जाए, और रंगमंच की जो स्थिति है वो थोड़ी सी ढलान की ओर आई है। फिर भी मैं आशान्वित हूँ कि आने वाले दिनों में इसकी स्थिति और बेहतर होगी। जी। नाट्य शिक्षक बहाली को लेकर आपने आंदोलन किया था, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। बिहार का एक विश्वविद्यालय है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, जी जहाँ नाट्य से स्नातक और स्नातकोत्तर और पीएचडी करवाई जाती है, और बिहार का इकलौता विश्वविद्यालय है LNMU दरभंगा जहाँ नाटक की पढ़ाई हो रही है। संयोग से हमने भी वहीं से स्नातक स्नातकोत्तर किया और वहीं से मैं अभी शोधरत भी हूँ। 2014 से LNMU में नाटक की पढ़ाई प्रारंभ हुई जी और अभी तक सैकड़ों छात्र वहाँ से पीजी की डिग्री लेकर के पास आउट हो चुके हैं। और जबकि विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में संगीत के शिक्षक की बहाली होती है, जी ललित कला से पेंटिंग के शिक्षक की बहाली होती है, मूर्ति कला के शिक्षक की बहाली होती है, नाटक के शिक्षक की बहाली कहीं किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं होती है। नाटक के बारे में कहा गया है कि नाटक एक कंपोजिट आर्ट, जिसमें तमाम कलाओं का संग्रह। भरत मुनि ने कहा है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगे न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक में नहीं है। तो तमाम प्रदर्शनकारी ललित कलाओं का संग्रह है नाटक। तो लोगों का ये डिमांड है कि नाट्य शिक्षक की बहाली हो। एक नाट्य शिक्षक जितनी आसानी से, जितनी सुगमता से छात्रों को किसी भी विषयों को पढ़ा सकता है, जी वो नाटक की ही वजह से होता है। जी और अभी एक कार्यक्रम बना था NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको भारत सरकार ने तैयार करवाया था। जी उसमें भी ये गाइडलाइन में ये सलाह दी गई है कि विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में नाटक की पढ़ाई हो और छात्रों को रंगमंच के माध्यम से उनके विषयों को भी पढ़ाया जाए। अभी वर्तमान में जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जी उसमें भी नाटक, संगीत, चित्रकला, जो कि पहले कभी सहायक विषय हुआ करते थे, जी उसको अब अनिवार्य विषय के तौर पे लागू किया करने की घोषणा हुई है। जी तो इस लिहाज से भी अगर ये सारे विषय अनिवार्य हो जाएंगे तो इसके पठन पाठन के लिए शिक्षक की आवश्यकता तो होगी। बिल्कुल। और दूसरा एक हमारा ये भी कहना है कि इतने सैकड़ों छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर के बेरोजगार बैठे हैं, तो उनको रोजगार भी चाहिए। बिल्कुल। तो इन दोनों लिहाज से हम लोगों की ये मांग है कि नाट्य शिक्षक की बहाली, नियुक्ति राज्य के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में की जाए, जी ताकि शिक्षा और नाट्य से जुड़े कलाकारों का भला हो सके। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपके दृष्टिकोण से रंगकर्म को लेकर सरकार की सांस्कृतिक नीति क्या होनी चाहिए? इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात भी की, इससे पूर्व भी। कला और कला नीति, कला और कलाकार की जो स्थिति है पूरे देश में, बिल्कुल वो हाशिए पर है। चाहे वो शौकिया रंगमंच हो या पेशेवर रंगमंच हो, जी रंगमंच के कलाकार जो भी हैं वो बिल्कुल हाशिए पर खड़े हैं। ना उन्हें समाज तवज्जो दे रही है और ना ही सरकार तवज्जो दे रही है।
सरकार का एक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करती है, कला और कलाकार के नाम पे साल में कुछ अनुदान दे देती है जी। वो भी बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। उसमें भी एक समस्या है कि कभी 2-2 साल वर्ष 3-3 वर्ष लग जाते हैं। उससे कला और कलाकार का कोई भला होने नहीं वाला है। आप देखिए आप कि हमारे समाज में हमारे सरकार मुर्गी पालन के लिए अनुदान देती है जी। कुक्कुट पालन के लिए अनुदान देती है। आप किसी बैंक में चले जाइए, वहाँ कहिए कि मुझे कुछ हारमोनियम नाल तबला खरीदना है, कोई बैंक वाला आपको लोन देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। तो ये सरकार की नीति है। हमारा ये कहना है कि कला के लिए भी सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि जो कला से जुड़े हुए लोग हैं उनका कला से ही जीविकोपार्जन हो सके, उनके परिवार के लोग भी एक सही जीवन जी सके कला और की बदौलत ही। तो कला जीवन के लिए जी। होना चाहिए। बिल्कुल। कला कला के लिए भी हो और कला जीवन के लिए भी हो। तो इसलिए हमारी ये मांग भी है कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार बने वो कला और कलाकार पे अपनी एक पॉलिसी, अपनी एक स्कीम बनाए जी। ताकि जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनका कल्याण हो सके, उनका भला हो सके। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। हिंदी रंगमंच के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हिंदी पट्टी का रंगमंच है, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जी। सभी जगहों का रंगमंच मुख्य रूप से जो शौकिया रंगमंच करने वाले हैं उन्हीं लोगों की बदौलत और उन्हीं पे टिका हुआ है। और पूरे हिंदी पट्टी के रंगमंच में स्थिति यही है कि जो भी कलाकार हैं उनको अपने परिवार से भी और अपने समाज से भी तिरस्कार के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ कोई अर्थोपार्जन नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है, और इसलिए पूरे हिंदी पट्टी के रंगमंच में कलाकार की स्थिति ये है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो मुझे दिखता है कि हमारा जो हिंदी पट्टी का रंगमंच है उसका जो समाज है, उस समाज ने आज तक रंगमंच को स्वीकार नहीं किया है। जी। तो रंगमंच और रंगमंच से जुड़े लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी खामी है हम में कि समाज ने हमें आज तक स्वीकार नहीं किया। उसे ये ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करें जो समाज हमें स्वीकार कर सके। जी। और जब तक समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये कला जीविकोपार्जन का साधन नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही सर। इसमें जो मुझे एक खास बात ये दिखती है कि रंगमंच को समाज के लिए उपयोगी होना होगा। समाज के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी है उसको समाज ने स्वीकार किया है। जी। आप एक चित्रकार को देखिए, उसकी चित्रकृति, उसकी जो चित्रकला है वो समाज ने उसको स्वीकार किया है। जी। एक मूर्तिकार को देखिए, समाज ने उसे स्वीकार किया है। आप गांव में चले जाइए, जो लोक कलाकार है उसे भी समाज ने स्वीकार किया है। जी बिल्कुल। अभी की बात करते हैं, यहाँ हमारे ज़िले में ही एक जगह है गरपुड़ा, वहाँ बहुत सारे लोक कला मंडली हैं और सालों भर उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। एक एक दिन का, उनको साटा बोलते हैं, एग्रीमेंट, एक एक दिन का 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। जी। 15 से 20 लोगों की टीम होती है। अगर 40 हज़ार ही रुपया अगर एक दिन का उनको मिला तो 2,000 रुपया एक आदमी को एक दिन का मिला। बिल्कुल। तो समाज ने उसको स्वीकार किया हुआ है, वो समाज के लिए उपयोगी। तो हमारा जो आधुनिक रंगमंच है इसको भी समाज के लिए उपयोगी होना होगा, तभी समाज इसे स्वीकार करेगा। जी। और समाज जब एक बार स्वीकार कर लेगा तो फिर अर्थ की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तो रंगमंच को भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जो हम समाज के लिए उपयोगी हों, जी। समाज की आवश्यकताओं में से एक हो सके। जी। हरिशंकर जी, अब मैं चाहूँगी कि आपकी जो अब तक की सबसे फेवरेट जो नाटक है उसके कुछ संवाद हमारे दर्शकों तक को सुनाएं। नाटक तो हमने बहुत सारा किया, एज ए अभिनेता और एज ए निर्देशक भी।
सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित रहा दिनकर की रचनाओं से। जी। और मैंने दिनकर की रचनाओं पे एक नाटक, एक नहीं दो नाट्य प्रस्तुतियां हमने की। एक रश्मि रथी किया था और एक युधिष्ठिर विलाप। जी। और रश्मि रथी के दौरान जो कृष्ण का संवाद है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। मैं कुछ लाइंस आपको सुनाता हूँ, सारे लोग जानते भी होंगे। हरिशंकर जी, मैं और हमारे दर्शक भी यह जानना चाहेंगे कि फिल्म और थिएटर, इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि थिएटर में, रंगमंच में अभिनेता और दर्शक के बीच कोई नहीं होता है। जी। और फिल्म में अभिनेता और दर्शक के बीच एक कैमरा होता है। ये सबसे बेसिक अंतर। जी। रंगमंच में जो अभिनय होता है वहाँ जो दर्शक है वो सीधा उसका संवाद, उसका जुड़ाव अभिनेता से होता है। और फिल्म और सीरियल में दर्शक और अभिनेता के बीच में जो कैमरा होता है उस कैमरा के माध्यम से दर्शकों का जुड़ाव होता है अभिनेता से। जी। तो दर्शक जो है वो कैमरा से बंधा होता है और रंगमंच में कैमरा से बंधा नहीं होता है। दूसरी एक बड़ी बात ये है कि मान लीजिए कि फिल्म या सीरियल में कोई दृश्य चल रहा है, उसका हीरो या कोई भी पात्र कहता है कि कितना खूबसूरत चांद है, कैमरा पैन होता है और चांद पे चला जाता है और वहाँ हम उस चांद को देखते हैं। रंगमंच में होता है कि मंच पे किसी चरित्र को जी रहा अभिनेता पर्दे की ओर इशारा करता है और कहता है कि कितना प्यारा चांद है। दर्शक पर्दे की तरफ देखते हैं और अपने मन के अंदर का चांद उनको वहाँ दिख जाता है। तो रंगमंच जो है दर्शकों के मन के चांद को दिखाता है। वाह। ये मूलभूत अंतर है फिल्म और रंगमंच। जी। रंगमंच में भविष्य की आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? वर्तमान में जो स्थिति रंगमंच की है उसको लेकर के हमारी योजना यही है कि आने वाले दिनों में जी। बच्चे रंगमंच की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हों, मुखातिब हों, नियमित रूप से रंगमंच की प्रस्तुतियां होती रहे। जी। बेगूसराय में भी एक प्रशिक्षण संस्थान हो जो रंगमंच से जुड़े नवयुवकों को प्रशिक्षित करे, वो ट्रेंड हों और नियमित तौर पे बेगूसराय में रंगमंचीय प्रस्तुतियां होती रहे, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और केवी स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हरिशंकर जी, हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, पूरे केवी स्टूडियो के सभी क्रू मेंबर का, और ख़ास करके डॉक्टर रोशन जी जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जी। जिनकी कल्पना है कि समाज में जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी इस तरह से लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है और जिनके साक्षात्कार, जिनको समाज के सामने प्रस्तुत करने से आने वाली पीढ़ियाँ कुछ सीख सकें, उनका कुछ हो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं डॉक्टर रोशन, केवी स्टूडियो के सभी क्रू मेंबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।